आज हम लोग इस कक्षा में टी.एस. एलियट के काव्य सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि मैं उनके काव्य सिद्धांतों का विस्तार से चर्चा करूं, स्वयं टी.एस. एलियट के जीवन के बारे में जानना उपयोगी होगा। टी.एस. एलियट का पूरा नाम थॉमस स्टर्न एलियट था। उनका जन्म अमेरिका के सेंट लुई नामक शहर में 26 सितंबर 1888 में हुआ था। 1910 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एमए पास किया और अपने छात्र जीवन में उन्होंने संस्कृत और पाली का व्यापक स्तर पर अध्ययन किया था, जिसका प्रभाव उनकी कृति वेस्टलैंड पर दिखाई देती है। 1915 में टी.एस. एलियट लंदन गए और वहीं बस गए। वहाँ उन्होंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत एक प्राध्यापक के रूप में की थी और बाद में उसे छोड़कर लॉयड्स बैंक में क्लर्क बने। लंदन में ही उनका परिचय टी. ह्यूम और एजरा पाउंड से हुआ, जो उस समय यूरोप के बिंबवादी प्रतीकवादी आंदोलन के सक्रिय नेता थे। एलियट के चिंतन पर, साहित्य संबंधी चिंतन पर ह्यूम और एजरा पाउंड के विचारों का बहुत गहरा असर दिखाई पड़ता है। 1925 में टी.एस. एलियट प्रकाशन लंदन के प्रकाशन संस्थान फाइबर एंड फाइबर से संबद्ध हुए। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ द वेस्टलैंड पहली मर्तबा वहीं से प्रकाशित हुआ था। 1927 में उन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता स्वीकार की और साथ ही उन्होंने चर्च को भी अपना लिया और एंग्लो कैथोलिक चर्च की सदस्यता भी स्वीकार कर ली। 1948 में टी.एस. एलियट को उनकी कृति द वेस्टलैंड पर नोबेल पुरस्कार मिला था। एलियट ने सही मायने में रूढ़ अर्थों में कोई साहित्य की आलोचना नहीं लिखी है। उन्होंने अपनी आलोचना को वर्कशॉप क्रिटिसिज्म यानी कार्यालयी आलोचना कहा है। इसका मतलब बताते हुए उन्होंने कहा कि काव्य सृजन के दौरान जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुए उसे ही उन्होंने गद्य के रूप में लिखा है। उनका मानना था कि रचनात्मक प्रतिभा यानी क्रिएटिव टैलेंट और आलोचनात्मक प्रतिभा यानी क्रिटिकल टैलेंट दोनों एक दूसरे को पूरक है। जिसे रचनात्मक प्रतिभा का अनुभव नहीं है, वह आलोचनात्मक प्रतिभा का भी परिचय नहीं दे सकता। इसी संदर्भ में 1923 में टी.एस. एलियट की किताब प्रकाशित हुई द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म। इस पुस्तक में उन्होंने आलोचना के 3 उद्देश्य बताए: आस्वाद, बोध और मूल्यांकन। इसी प्रसंग में उन्होंने रुचियों के परिष्कार, द करेक्शन ऑफ टेस्ट की भी बात की। पहला उन्होंने जो बताया बोध यानी ज्ञान, आलोचना का काम है किसी कृति में अभिव्यक्त भावों और विचारों से उसके पाठकों का परिचित कराना। दूसरा परिष्कार यानी रुचियों का परिष्कार, अलग अलग भावनात्मक बोध की रचनाओं में भी आनंद लेने को सक्षम बनाना। और तीसरा अवज्ञान, बोध यानी एप्रिसिएशन। इन सब के तहत यानी रुचियों के परिष्कार के साथ, कृति के बोध के साथ आलोचना के कर्म की पूर्ति करना। रुचियों के परिष्कार का उन्होंने व्यापक विश्लेषण किया है और ये बताया है कि उसका उद्देश्य पाठक की रस ग्रहण की क्षमता और उसकी संवेदनशीलता का विस्तार करना है। ये इसलिए आवश्यक है ताकि पाठक एक ही तरह के साहित्य का आस्वाद लेने के बजाय भिन्न भिन्न प्रकृति के साहित्य का भी आस्वाद ले सके। संवेदनशीलता और रस ग्रहण की क्षमता का विस्तार करना, आस्वाद का विस्तार करना है। ज्ञान के क्षेत्र के विस्तार के साथ ही मनुष्य के भाव क्षेत्र का विस्तार जुड़ा हुआ है, ऐसा आचार्य शुक्ल भी
स्वीकार करते हैं। टी.एस. एलियट ये मानते हैं कि पाठक एक ही तरह के संवेदनात्मक सूत्र को पकड़कर एक ही तरह के बोध की कविता में आस्वाद न ले, बल्कि अपनी रुचियों से भिन्न प्रकृति वाली कृतियों का भी आस्वादन कर सके। मसलन कुछ लोगों को श्रृंगार कविता प्रिय होती है, कुछ लोगों को वीर रस की कविता प्रिय होती है, कुछ लोगों को करुण रस की कविता प्रिय होती है। एलियट का कहना यह है कि यह जो रुचियों का एक तरफा केंद्रीकरण है, वह पाठकों के रस ग्रहण की क्षमता को संकीर्ण बनाता है। लेकिन सृजनशील आलोचना है जो होती है, वह रचना की संवेदनशीलता और उसके नाना आयामों और विविध प्रकारों के बीच भी पाठक को उसका आनंद लेने में संभव बनाती है। टी.एस. एलियट यह स्वीकार करते हैं कि आलोचना का उत्तरदायित्व साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्ति है। होता यह है कि हम अतीत के प्रति इतने ज़्यादा लगाव रखते हैं, इतना ज़्यादा लगाव रखते हैं, उससे इतने बंधे होते हैं कि हम पुराने को छोड़ना नहीं चाहते और नए को ग्रहण करना नहीं चाहते। यानी लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो हम में से बहुत कम लोग जो प्राचीन साहित्यिक रूढ़ियों और आस्वाद की बनी बनाई प्रणाली में ढले हुए होते हैं, वे नई साहित्यिक रचनाशीलता को आस्वाद नहीं ले पाते। जैसे एक रीतिकालीन भावबोध में ढला हुआ व्यक्ति वह मुक्तिबोध की कविताओं का आनंद मुश्किल से ही ले पाता है। टी.एस. एलियट का कहना यह है कि संवेदनशील आलोचना का उत्तरदायित्व न केवल रुचियों का परिष्कार है, बल्कि रूढ़ियों का भंजन और खंडन भी है, ताकि हमें अलग अलग आस्वाद के साहित्य का भी आनंद लेने की आदत पड़ सके। लेकिन इस प्रक्रिया में पुराने को छोड़ना और नए को स्वीकार करना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए नई काव्यधारा को समझने के लिए ढेर सारी मुश्किलों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली की कविता। कुछ लेखक ये मानते थे कि खड़ी बोली कर्कश बोली है, खड़ी बोली है वो, और इसलिए उसकी प्रकृति काव्य सर्जना के अनुकूल नहीं है। चूंकि खड़ी बोली के पास काव्य परंपरा का कोई परंपरा नहीं है, खड़ी बोली की कोई काव्य विरासत नहीं है, इसलिए कविता रचने के लिए वो सर्वाधिक अनुपयुक्त भाषा है। इसके विपरीत ब्रजभाषा की एक लंबी काव्य परंपरा है। उसमें सूर जैसा कवि, रसखान जैसा रससिद्ध कवि और मीरा जैसी कवियत्री हुई है। एक बंधी बंधाई परंपरा हमें सृजन के रूप में उपलब्ध है, और ब्रजभाषा काव्य भाषा के लिए इसलिए भी अनुकूल है कि वह खड़ी बोली की तरह कर्कश, कठोर नहीं है, कर्णप्रिय नहीं है, मधुर है। इसलिए खड़ी बोली में कविता नहीं की जा सकती। हम सब लोग जानते हैं कि छायावाद जब सामने आया था तो उसका मखौल रबड़ छंद, केचुआ छंद कह के लोगों ने उड़ाया था, और निराला जी के कविताओं का मखौल तो बहुत बाद तक चलता रहा। निराला जी की कविता पर किसी एक आलोचक ने एक पैरोडी बनाई, लिखा, कवि अगर सच्चा हो तो रो रो कर आंसू इतना रोज बहावे, जिसमें पत्नी कपड़ा धोले पुत्र बैठकर खूब नहावे। अब यह जो रूढ़ि के साथ नवीनता का संघर्ष है, इस संघर्ष में एक बनी बंधाई प्रणाली के साथ चलने के हम इतने आदी होते हैं कि हम कुछ नया स्वीकार नहीं करना चाहते और पुराने के मुंह को छोड़ना भी नहीं चाहते। टी.एस. एलियट का कहना यह है कि यह जो साहित्यिक रूढ़िवादिता है, एक संवेदनशील आलोचना, उस रूढ़िवादिता से लेखक की अभिरुचियों को मुक्त करता है।
1956 में टी.एस. एलियट की एक पुस्तक प्रकाशित हुई, आलोचना के सीमांत, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। इस पुस्तक में एलियट ने अपनी आलोचना के प्रतिमान को थोड़ा सा लचीला बनाते हुए कहा कि रुचियों के परिष्कार के स्थान पर आस्वाद यानी एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। आदमी कोई भी साहित्यिक कृति बोर होने के लिए नहीं पढ़ेगा। आस्वाद के विभिन्न धरातल हों यहां तक तो ठीक है, लेकिन आस्वाद के विभिन्न धरातल अपने विस्तृत फलक के बावजूद हमें आकर्षित करे यह जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी आलोचना का प्रतिमान को थोड़ा लचीला बनाते हुए आस्वाद की जगह पर, रुचियों के परिष्कार की जगह पर आलोचना का एक उद्देश्य इंजॉयमेंट बताया, और यह बताया कि आलोचना का काम यह है कि वह पाठ में निहित आनंद मूलक तत्व को पाठकों के समक्ष उजागर करे, जिसे अब तक खोलने में पाठक स्वयं असमर्थ हुए थे। लेकिन इसके साथ ही 1920 में उनकी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई, द सेक्रेड वुड। यही वह ग्रंथ है, पवित्र जंगल के नाम से, जिसमें कि दो अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध टी.एस. एलियट के संग्रहित हैं, जिसमें एन इंडिविजुअल टैलेंट यानी परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा, और दूसरा परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट क्रिटिक यानी सही, ठीक ठीक, उचित और अनुचित आलोचक। इन दोनों निबंधों का ऐतिहासिक महत्व इस अर्थ में है कि इन दोनों में टी.एस. एलियट ने रचना प्रक्रिया और आलोचना प्रक्रिया, इन दोनों के अलग अलग चरणों के साथ इनकी सहसंबद्धता की भी चर्चा की है। लेकिन जो बात इस संदर्भ में सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि इस पुस्तक में, उसकी भूमिका में भी, जैसे जो अन्य निबंध संकलित है, हैमलेट एंड इट्स क्रिटिक, इसमें उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आलोचना पद्धति का जोरदार खंडन किया। उन्होंने मैथ्यू आर्नोल्ड की आलोचना प्रणाली कि पोइट्री एट बॉटम इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ को एक आधारहीन आलोचना कहा। अर्नोल्ड मानते थे कि साहित्य या कविता मुख्यतः जीवन की आलोचना है, एट बॉटम द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मूलतः इस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक बॉटमलेस क्रिटिसिज्म है, क्योंकि मैथ्यू आर्नोल्ड साहित्य की आलोचना करते करते धर्म और संस्कृति की रक्षा के प्रति, मोरालिटी के प्रति, जिसे आचार शास्त्र कहते हैं, जिसे नीति शास्त्र कहते हैं, उस ओर बढ़ जाते हैं। एनार्की एंड क्रिटिसिज्म नामक एक ग्रंथ में उन्होंने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने यह बताया कि आधुनिक पूंजीवादी सभ्यता ने संचार साधनों के अभूतपूर्व विस्तार किया है, और इसी विस्तार के साथ साथ उन्होंने कलाओं को भी लोकप्रिय बना दिया है। अब कलाएं किसी खास कलावंत की कला पर निर्भर नहीं है, बल्कि औद्योगिक उपकरणों के आधार पर उनका कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, उनका व्यवसायीकरण हो चुका है। इस कारण वह कला की उस गुणवत्ता से मुक्त हो चुकी है जब कला के कुछ सिद्धस्थ लेखक, आचार्य या कलाकार ही उसका चिंतन किया करते थे, उसका सृजन किया करते थे। एलियट का कहना यह है कि अर्नोल्ड की पूरी आलोचना साहित्येतर अनुषंगों पर निहित होने के कारण वह उस कृति के बारे में कम बताती है जिसकी वह आलोचना कर रही है, बल्कि उन अनुषंगों के बारे में
ज़्यादा बताती है, जिससे कि साहित्य प्रभावित होते हैं। इस तरह से साहित्य का मूल्यांकन तो एक तरफ हो जाता है, छूट जाता है, और दूसरी आप प्रासंगिक बातें साहित्यिक आलोचना के केंद्र में आ जाती हैं। और इस तरह से उन्होंने अपनी स्थापना रखी कि ईमानदार आलोचना और संवेदनशील आस्वाद का विषय कवि नहीं, कविता होती है। कविता किस विचारधारा से बंधी हुई है यह महत्वपूर्ण नहीं है। गाय किस खूंटे से बंधी है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि गाय दूध देती है या नहीं। इसी तरह से जो अर्नोल्ड की आलोचना है वह खूंटे की ज़्यादा चर्चा करती है। साहित्य से मिलने वाले आनंद के प्रति उनका आकर्षण कम होता है और उनकी आलोचना की यह त्रुटि हमें दिखाई पड़ती है। और इसके साथ साथ उन्होंने सेंट्सबरी की ऐतिहासिक और प्रभावपरक आलोचना का भी खंडन किया और बताया कि सेंट्सबरी की ऐतिहासिक आलोचना में भी वही दुर्गुण समाहित है जो कि अर्नोल्ड की आलोचना में है। वह ऐतिहासिक तथ्यों को, प्रसंगों को ज़्यादा केंद्र में रखती है, लेकिन कविता के निर्माण, कविता के प्रभाव से जो आनंद का सृजन होता है उसकी चर्चा नहीं करती। इसके समानांतर एलियट ने यह मान्यता रखी कि यूनानी महाकाव्यों या होमर के ग्रंथ की चर्चा करते समय यह जरूरी नहीं कि हम आज से 5000 साल पुरानी यूनान के किसी द्वीप में जाकर डेरा डंडा डाल दें, बल्कि महत्वपूर्ण तो वो सौंदर्यानुभूति है जो 5000 वर्षों के बावजूद अपने आनंद देने की प्रवृत्ति को अक्षुण्ण बनाए रखती है। दूसरा उन्हें आरोप लगाया कि पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा या मूल्यांकन आलोचक कैसे कर सकता है। उसे इस बात का पता कैसे चल सकता है कि किसी खास रचना का प्रभाव किसी पाठक पर इसी तरह से पड़ा। अगर वह प्रभाववादी आलोचना के वशीभूत होकर किसी कृति की आलोचना करता है तो चूंकि प्रभाव की वस्तुनिष्ठता ही संदिग्ध होगी तो उनके आलोचना की सत्यता कितनी प्रामाणिक हो सकती है इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। मसलन आंसू नामक काव्य संकलन को ले, प्रसाद जी ने किस परिस्थिति में उसे लिखा, बनारस के गली में किस के प्रेम के वशीभूत होकर यह लिखा, यह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आंसू काव्य संग्रह में निहित वह सौंदर्यानुभूति, वह कलानुभूति जो समय के एक लंबे अंतराल के बावजूद अपनी स्वायत्त सौंदर्यनिष्ठ सत्ता रखने के कारण आज भी हमें प्रभावित करती है। इसलिए टी.एस. एलियट ने प्रभाववादी आलोचना, सांस्कृतिक आलोचना जैसे आलोचना प्रणालियों का खंडन करते हुए ये इस बात पर एतराज उठाया कि आलोचक कौन होता है जो यह निर्णय करे कि पाठक पर किसी खास रचना का प्रभाव किसी खास ढंग से ही पड़ता है। किंतु एलियट की इस आलोचना के सर्वाधिक शिकार अंग्रेजी के रोमांटिक कवि हुए। रोमांटिक कवियों और आलोचकों ने साहित्य को, काव्य को आत्मा विव्यक्ति माना। आत्मा का अर्थ है व्यक्तिकता और अभिव्यक्ति का अर्थ है स्वतः स्फूर्त अभिव्यंजना। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने काव्य की परिभाषा दी, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इज ओरिजिन इन इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। गरज की कविता एकांत में जन्मे हुए भावों के स्वतः स्फूर्त उच्छलन है और वह सायास तरीके से बनकर सामने आती है। घनानंद ने कहा कि मोह तो लाग कवित्व बनाव, लोग तो लाग कवित्व बनावत, मोह को मोह कवित्व बनावत। लोग तो लग लग कर
कविता करते हैं, मुझे तो स्वयं अपनी कविता खुद बनाती है। या एक तरह से एक रोमांटिक साहित्य आलोचना थी। प्रसाद जी ने लिखा कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। कविता जब हृदय के भावों से भर जाता है तो वह स्वतः स्फूर्त तरीके से कविता, जब हृदय भावों से भर, तो स्वतः स्फूर्त रूप से कविता का स्वरूप ले लेता है। पंत जी ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गद, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अंजान। यानी कविता के लिए किसी सायास प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह स्वतः स्फूर्त तरीके से अभिव्यक्त होती है। एलियट ने काव्य सृजन और आलोचना दोनों ही क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी कविता और स्वच्छंदतावादी आलोचकों पर गदुलस्रुपूर्ण भावुकता और वक्तव्य और उद्गारों को लिखने के कारण उसका खंडन किया और ये लिखा कि एक सही और ईमानदार कविता का विषय कविता एवं आलोचना में व्यक्तिकता की जगह पर वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। यानी परस्कृत सौंदर्य बोध यह लोकवादी दृष्टि का मुखापेक्षी होता है। पूर्व में मैंने उल्लेख किया कि एलियट की आलोचना के सर्वाधिक शिकार अंग्रेजी के रोमांटिक कवि हुए। एलियट ने आलोचना के नाम पर स्वच्छंदतावादी कवि और स्वच्छंदतावादी आलोचकों के गदलस्रुपूर्ण भावुकता के उद्गार को स्वीकार नहीं किया और कविता एवं आलोचना में व्यक्तिकता के स्थान पर निर्व्यक्तिकता वस्तुनिष्ठता की वकालत की। उनका कहना था कि परस्कृत सौंदर्य बोध मूर्त एवं ठोस हुआ करते हैं, वह ऑब्जेक्टिव होता है। कवि की दृष्टि अलौकिक होनी चाहिए, अमूर्त नहीं। उनका तर्क यह था कि जो अनुभूति है, जो मानसिक संवेग है, जो संवेदनाएं हैं, वे अमूर्त होती हैं और जो अशरीरी है, जो अगोचर है, जो अमूर्त है, उसका साधारणीकरण नहीं हो सकता। इसलिए साहित्य में व्यक्तिकता और अमूर्तता के स्थान पर एलियट ने वस्तुनिष्ठता की वकालत की और यह बताया कि अमूर्त कविता का गुण नहीं बल्कि उसका एक दोष है। एलियट से पहले 1913 में ह्यूम ने काव्य संबंधी स्वच्छंदतावादी प्रणाली की आलोचना की थी और रूमानी भावुकता एवं तरल भावबोध के स्थान पर ठोस एवं वस्तुगत चित्रण को बल दिया था। ह्यूम ने काव्य की सृजनशीलता और उसके अर्थ ग्रहण को बिंबों के माध्यम से अभिव्यक्त करने के लिए वकालत की थी। ह्यूम के तर्ज पर टी.एस. एलियट ने भी यह स्वीकार किया कि कविता में कवि का व्यक्तित्व या तो अब होता ही नहीं है या होता है तो वह बहुत ही छोटा सा, क्योंकि अगर आलोचना का लक्ष्य वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों की खोज करना है तो कवि की व्यक्तिकता, निजता के क्षेत्र से आलोचना को बाहर निकलना होगा और उसके प्रकाशन का निषेध करना होगा तथा आलोचना में वस्तुनिष्ठ यानी मूर्त चित्रों के माध्यम से कवि के अमूर्त और तरल भावों का वस्तुनिष्ठीकरण करना होगा। इस प्रकार एलियट ने अपने पूर्व प्रचलित समस्त काव्य प्रतिमानों का खंडन करते हुए साहित्य में, कला में वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक प्रणाली की खोज की। रचना एवं आलोचना दोनों ही स्तरों पर उनका यह प्रयास दिखाई पड़ता है, जिसकी सम्यक अभिव्यक्ति उनके दो प्रधान वैचारिक निबंध, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट तथा द परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट क्रिटिक में दिखाई पड़ती है। एलियट के काव्य संबंधी धारणाओं को
समझने के लिए उसे 3 खंडों में बांटा जा सकता है। एक तो परंपरा संबंधी सिद्धांत, दूसरा निर्वैयक्तिकता संबंधी सिद्धांत और तीसरा वस्तुपरक सादृश्य संबंधी सिद्धांत। टी.एस. एलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में यह मान्यता रखी कि पोइट्री इज नॉट द टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। कहने का मतलब यह है कि कविता भावों की अभिव्यक्ति नहीं, भावों का निषेध है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। भावों से का निषेध और व्यक्तित्व से पलायन का क्या अर्थ है, इसे उन्होंने आगे समझाते हुए बताया कि देयर इज ऑलवेज ए सेपरेशन बिटवीन ए मैन हु सफर्स एंड द आर्टिस्ट हु क्रिएट्स। ग्रेटर द सेपरेशन ग्रेटर द आर्टिस्ट। कहने का मतलब यह है कि भोक्ता मनुष्य और सृजनशील मस्तिष्क में फर्क होता है और यह फर्क जितना ही ज्यादा होगा कलाकार और उसकी कला उतनी ही बड़ी होगी। इसे यूं समझें, गोदान को ले। गोदान में भोक्ता होरी है लेकिन सृजनकर्ता प्रेमचंद है। पंत की एक पंक्ति है कि अपने मधु में लिपटा भ्रमर नहीं कर सकता गुंजन। मधु का पान करना और गुंजन करना दो अलग अलग क्रियाएं हैं। जब तक कोई भौरा फूल पर मधुपान करता है तब तक वह गुंजन नहीं कर पाता। ठीक उसी तरह से जब तक एक लेखक, एक कलाकार या एक कवि जीवनानुभूतियों का भोक्ता होता है तब तक वह रचना नहीं कर सकता, क्योंकि जीवनानुभव करना एक काम है और उन जीवनानुभूतियों को काव्य के रूप में कलात्मक अभिव्यक्ति देना नितांत भिन्न प्रक्रियाएं हैं और इन दोनों के बीच का फासला ही कलाकार और कला की महानता को सिद्ध करता है। जो कलाकार, जो समीक्षक यह मानते हैं कि भोगने के साथ साथ ही रचनात्मकता शुरू हो जाती है, वो दरअसल भोगने की प्रक्रिया, अनुभव करने की प्रक्रिया और रचने की प्रक्रिया दोनों को एक मान लेते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप काव्य प्रक्रिया में और काव्य सृजन दोनों में अमूर्तता, एक तरह की तरलता उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संप्रेषण का संकट खत्म हो जाता है। संप्रेषण का संकट शुरू होता है। अपनी बात को समझाते हुए टी.एस. एलियट ने एक रूपक का प्रयोग किया है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के संयोग से सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण होता है, लेकिन यह रासायनिक क्रिया के प्लेटिनम के टुकड़े की उपस्थिति में ही संभव है। ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड को एक निश्चित ताप और दबाव पर मिलाएं तो वह सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण करेगा, लेकिन यह रासायनिक प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम की उपस्थिति में ही संभव है। उन्होंने आगे बताया कि इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया में प्लेटिनम की भूमिका एक कैटेलिक एजेंट की होती है, एक उत्प्रेरक की होती है और जो उससे उसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप नया रसायन सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण होता है। उसमें न तो प्लेटिनम का कोई गुण होता है और न प्लेटिनम की अन्य कोई भूमिका होती है, लेकिन उसी तरह से उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है ताकि इस रासायनिक क्रिया को
पूरा किया जा सके। टी.एस. एलियट का कहना यह है कि काव्य सृजन की प्रक्रिया के दौरान कवि मस्तिष्क भी एक कैटेलिक एजेंट की तरह काम करता है। मनुष्य कवि के मन में विभिन्न प्रकार के भाव, विभिन्न प्रकार के अनुभव, विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां और संवेदनाएं जन्म लेती रहती हैं और वे आपस में एक दूसरे से घात प्रतिघात करती रहती हैं। किंतु यह घात और प्रतिघात काव्य का रूप तब तक नहीं ले सकता जब तक कि प्लेटिनम की तरह ही काव्य मानस उपस्थित न हो। यद्यपि इस पूरी प्रक्रिया में वह एकदम न्यूट्रल बना रहता है, उसकी भूमिका सिर्फ विभिन्न प्रवृत्तियों, संवेदनाओं, अनुभवों के संयोजन में ही होती है। बाकी वह एक तटस्थ और निर्वैयक्तिक तरीके से अपनी भूमिका अदा करता है। और फिर इन सब कवि मानस की उपस्थिति में इन सारी संवेदनाओं के योग से जो नया रसायन यानी कविता जन्म लेती है, उसमें कवि मानस, कवि व्यक्तित्व का कोई हिस्सा नहीं होता, वह सिर्फ एक उत्प्रेरक की भूमिका मात्र अदा करती है। इसे हम एक व्यावहारिक अनुभव से समझ सकते हैं। न्यायालय में होने वाली शादियां मजिस्ट्रेट के समक्ष होती हैं। दोनों पक्षों से मजिस्ट्रेट उनकी मर्जी पूछता है और फिर विवाह संपन्न होता है। इस पूरी प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट न तो बाजा बजाते हैं, न नाच गान करते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के बिना वह शादी पूरी नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह से कवि मानस भी एक माध्यम मात्र होता है। ये सारी प्रक्रियाओं के संयोग से जो नया रसायन, जो नई चीज पैदा होती है, वह कविता है। लेकिन कवि मानस, कवि व्यक्तित्व, उसमें एक मजिस्ट्रेट की ही भूमिका अदा करता है। वह एक कैटेलिक एजेंट की भूमिका अदा करता है, एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है और बाकी तमाम पक्षों से वह निर्वैयक्तिक बना हुआ होता है। टी.एस. एलियट का कहना यह है कि दूसरी चीज है निर्वैयक्तिकता के लिए परंपरा। कवि के लिए अपनी परंपरा का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहम के निषेध का मतलब है एक छोटे से संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर एक बड़े दायरे में अपने आप को उत्कीर्ण कर देना, मिला देना। कवि की परंपरा, उसका वह विराट रचनात्मक परिदृश्य होता है जिसमें कि वह अपने लघु व्यक्तित्व का निरंतर विघटन, विलयन करता रहता है। जो कवि जितना ही ज्यादा परंपरा से प्राप्त बिंबों, प्रतीकों, भावों, अनुभूतियों को आयत्त करता है, वह उतने ही अपनी निजी प्रतिभा से उसमें नए अर्थ बढ़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राम काव्य पर लिखी गई एक लंबी परंपरा है, लेकिन उस परंपरा को स्वीकार करने के बावजूद निराला की राम की शक्ति पूजा उस परंपरा का प्रतिवेदन नहीं है, बल्कि उसका एक विकास है। एलियट यह कहते हैं कि परंपरा के प्रति अगर कोई सार्थक विद्रोह हो सकता है तो वह यही कि हम उस परंपरा से अपने आप को जोड़ दें। साहित्य की भी एक परंपरा है, साहित्य का भी एक अपना कन्वेंशन है। जैसे ही कोई साहित्यकार अपने आप को उस विशाल परंपरा, उस कन्वेंशन से जोड़ता है, वैसे ही वह अपने क्षुद्र अहम का अपने एक विशाल और जागरूक संदर्भों के साथ विलयित करता है, उसमें घुला मिला देता है। इसलिए टी.एस. एलियट का कहना यह है कि एक जागरूक वर्तमान अतीत की एक नए परिमाण में, नए ढंग से नवीन अनुभूति का नाम है। जितनी और जैसी अनुभूति अतीत को खुद नहीं थी। इसका मतलब यह है, इसका प्रभाव यह पड़ता है
कि निसंदेह परंपरा से प्राप्त मूल्यों, विचारों आदि को ग्रहण करने के बावजूद कवि अपनी प्रतिभा से उसका परिशोधन करता है और उन नए अर्थों का अनुसंधान करता है जो अर्थ उसमें अंतर्निहित तो होते हैं लेकिन उद्घाटित नहीं होते। शायद इसी को आज के उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने अनेकार्थकता की संज्ञा दी है, बहुतार्थकता की संज्ञा देने की कोशिश की है। टी.एस. एलियट का यह मानना है कि यह जैसे ही कोई रचनाकार एक विराट साहित्यिक परंपरा और कन्वेंशन में अपने आप को घोलता है, वैसे ही वह न केवल एक संकीर्ण आम से बाहर निकलकर एक बृहत्तर क्षेत्र में अपने को समर्पित करता है, बल्कि वे अर्थ जो परंपरा में अंतर्निहित तो हैं लेकिन उद्घाटित नहीं हुए हैं, उसे अपनी प्रतिभा से खोलकर नए का सृजन करता है। इसलिए उन्होंने अपनी निबंध का नाम रखा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा, यह व्यक्तिगत प्रतिभा भी ही है जो परंपरा में निहित अर्थ का उद्घाटन करता है, लेकिन यह व्यक्तिगत प्रतिभा तब तक क्रियाशील नहीं हो सकती जब तक कि, जैसा कि टी.एस. एलियट बताते हैं, कि कोई रचनाकार पूरी परंपरा को अपने मांस और मज्जों में, रक्त में पचाकर रचना नहीं करता। यह सृजन का क्षेत्र है और जैसे ही कोई आलोचक उस परंपरा के उद्घाटन में व्यक्तिगत प्रतिभा के भूमिका के रहस्य को खोलता है, वैसे ही आलोचना निर्वैयक्तिक होती है, जिस तरह से परंपरा के उपयोग से रचना निर्वैयक्तिक होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा वह है वस्तुपरक सादृश्य। एलियट का मानना यह है कि हृदय के भाव अमूर्त होते हैं, तरल होते हैं, वो इंद्रिय गोचर नहीं होते। जैसे प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, घृणा दिखाई नहीं पड़ता। अब उसे अनुभव गम्य बनाने के लिए, इंद्रिय ग्राह्य बनाने के लिए एक खास तरह के भावों के अनुकूल वस्तुनिष्ठ सादृश्य की खोज करनी होती है। यानी कुछ घटनाएं, कुछ चित्र, कुछ बिंब, कुछ प्रतीक जिनके द्वारा कोई खास भावना अभिव्यक्त हो और मूर्त होने के कारण वह तुरंत ही पाठकीय संवेदना और पाठकीय जिसे कह सकते हैं ग्रहणशीलता का हिस्सा बन जाए। संस्कृत काव्यशास्त्र में इसे ही साधारणीकरण कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो टी.एस. एलियट की मान्यता यह है कि अमूर्त भावों के मूर्तिकरण के लिए काव्य के वैज्ञानिक और आलोचना के वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के आकलन के लिए परंपरा का ज्ञान और वस्तुपरक सादृश्य के साथ साथ कवि की रचनात्मक प्रतिभा को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने प्रभाववादी आलोचना, समाजशास्त्रीय आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना आदि आलोचना प्रणालियों की सीमाओं की समीक्षा करते हुए उसके समानांतर एक वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक आलोचना प्रणाली की नींव रखी, जिसे कि निर्वैयक्तिकता के नाम से जाना जाता है।